सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हथियारों से लैस गैंग्स के कंट्रोल में है और अब पुलिस के हाथ से भी निकल चुका है। हम बात कर रहे हैं हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस की, जो आज दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बन चुका है। देखिए, ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक खुले वॉरजोन की हकीकत है, जो ताकतवर गैंग्स, पर्दे के पीछे के एलिट्स और विदेशी ताकतों के बीच बटा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां सरकार का वजूद लगभग खत्म हो चुका है और उसकी जगह ले ली है पूरी तरह से अराजकता ने। चलिए, इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हैती इस मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे। इस कहानी को समझने के लिए जरा एक आइलैंड की कल्पना कीजिए जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। एक तरफ है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसके बारे में हम सब टूरिज्म की खूबसूरत तस्वीरों और किस्सों में सुनते हैं, और दूसरी तरफ है हैती, उसी आइलैंड का दूसरा हिस्सा, जो आज एक खुले युद्ध की आग में जल रहा है। एक ही जमीन, लेकिन किस्मत देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये कोई कुदरत का खेल तो है नहीं, ये दो अलग अलग ऐतिहासिक रास्तों का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक हिस्सा कैसे फलता फूलता रहा जबकि दूसरा लगातार पतन की ओर बढ़ता गया? चलिए अब सीधे जमीनी हकीकत पर चलते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है पोर्ट ओ प्रिंस से। एयरपोर्ट से निकलते ही आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचते हैं, होटल डिस्ट्रिक्ट। ये एक सुरक्षित पहाड़ी पर बसा है जो शहर के बाकी हिस्सों से एकदम कटा हुआ महसूस होता है। यहाँ आपको मिलेंगी ऊंची ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और भारी हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स। सरकारी इमारतें, पुलिस हेडक्वार्टर्स और महंगे होटल, सब कुछ यहीं है। ये एक बुलबुले की तरह है, एक ऐसी जगह जो बाहर की असली दुनिया से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बुलबुले के बाहर एक पूरी तरह से अलग और खतरनाक दुनिया बसती है। और ये दुनिया वाकई डरावनी है। अकेले राजधानी में 200 से ज्यादा हथियारबंद गैंग्स एक्टिव हैं। ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया नहीं है, बल्कि शहर को अनगिनत टुकड़ों में बांट दिया गया है। जरा सोचिए, हर कुछ किलोमीटर पर एक नई अदृश्य सीमा है, एक नया गैंग है जिसका अपना इलाका, अपना कानून और अपना राज चलता है। लोगों को काम पर जाने के लिए, बाजार जाने के लिए या बस अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इन गैंग्स के कंट्रोल वाले इलाकों से गुजरना पड़ता है, और अक्सर उन्हें टैक्स या फिर अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब सरकार का तो कोई वजूद ही नहीं बचा है। इस अराजकता और पावर के खेल की सबसे भारी और दर्दनाक कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो अब हम शहर की सड़कों और सत्ता के गलियारों से हटकर उन लोगों की कहानियों पर फोकस करेंगे जो इस पतन की असली कीमत हर दिन, हर पल चुका रहे हैं। क्योंकि आंकड़ों और एनालिसिस के पीछे हमेशा इंसानी चेहरे होते हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। 5 लाख, ये आंकड़ा शायद आपको एक पल के लिए रोक देगा। पूरे देश में लगभग 5 लाख लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे ऐसे देखिए, ये 5 लाख बिखरी हुई कहानियां हैं, 5 लाख टूटे हुए घर हैं और 5 लाख बर्बाद जिंदगियां हैं। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है जो अक्सर दुनिया की नजरों से ओझल रहता है। तो ये 5 लाख लोग आखिर हैं कौन? ये कोई और नहीं, ये हम जैसे आम लोग हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, दुकानदार, मजदूर, ये वो नागरिक हैं जिनके मोहल्लों को गैंग्स ने अपनी लड़ाई में आग के हवाले कर दिया। वो रातों रात अपने ही शहर में शरणार्थी बन गए हैं। वो स्कूलों और टेम्पररी कैंप्स में रह रहे हैं और इस अनिश्चितता में जी रहे हैं कि क्या वे कभी अपने घर, अपनी गलियों में लौट भी पाएंगे। ये सिर्फ घर खोना नहीं है, ये अपनी पहचान, अपना समुदाय और अपना भविष्य खो देना है। जमीनी हकीकत को शायद कोई भी आंकड़ा इतनी अच्छी तरह नहीं बता सकता जितना एक स्थानीय निवासी का ये एक वाक्य। ये महिला एक कार के नीचे रहती है। वे इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस मानवीय संकट का दिल दहला देने वाला सच है। ये उस निराशा को दिखाता है जहां एक इंसान के लिए कार के नीचे की जगह ही उसका घर बन जाती है। ये दिखाता है कि जब समाज टूटता है तो इंसानियत कैसे बिखरती है। कुदरत का एक नियम है, वो खालीपन पसंद नहीं करते। जब कोई सरकार या राज्य फेल हो जाता है तो एक पावर वैक्यूम पैदा होता है और कोई ना कोई उसे भरता जरूर है। हैती में इस खालीपन को भरने के लिए दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतें सामने आई हैं। एक तरफ अपने वजूद के लिए लड़ने वाले आम नागरिक और दूसरी तरफ शहर पर पूरी तरह से काबिज हो चुके ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स। और यहाँ कुछ असाधारण हो रहा है। देखिए कि मुकाबला कौन कर रहा है। ये कोई सेना या स्पेशल पुलिस फोर्स नहीं है, ये आम लोग हैं। मैकेनिक, किसान, पिता।
ये वो साधारण नागरिक हैं जिन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़े हैं। उन्होंने अपने मोहल्लों के बाहर चौकियां बना ली हैं, वो बारी बारी से पहरा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि गैंग्स उनके घरों में न घुस सकें, उनके बच्चों को न उठा सकें। वो भागने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भागने के लिए कोई दूसरी जगह है ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हथियार क्यों उठाए, तो उनका जवाब बहुत सीधा और दमदार था। हमें बचाव के लिए आगे आना पड़ा। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। ये इस बात का सबूत है कि जब उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं आया, जब सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, तो उन्होंने खुद अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, गैंग्स। जो गैंग्स पहले इलाकों के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे अब एक शक्तिशाली गठबंधन के तहत एकजुट हो गए हैं, जिसका नाम है विव अनसम। और विडंबना देखिए, इस नाम का मतलब है एक साथ रहना। लेकिन उनका ये एक साथ रहना नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और कंट्रोल के लिए है। उनका शासन पूरी तरह से हिंसा और डर पर टिका हुआ है। और उनका कंट्रोल कोई छोटा मोटा नहीं है। ये गैंग गठबंधन अब राजधानी के लगभग 95% हिस्से पर काबिज है। जरा सोचिए, शहर के बंदरगाह जहां से खाना और जरूरी सामान आता है, फ्यूल की सप्लाई, पानी, बिजली, यानी शहर की धड़कन, सब कुछ अब उनके कंट्रोल में है। वे तय करते हैं कि किस इलाके में खाना पहुंचेगा, किस अस्पताल को फ्यूल मिलेगा और कौन सा घर अंधेरे में रहेगा। असल में वो एक पैरेलल सरकार बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि हैती हमेशा से ऐसा तो नहीं था। ये संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। आज हम जो अराजकता देख रहे हैं, उसकी जड़ें दशकों और सदियों के इतिहास में बहुत गहरी हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें बाहरी हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण और अंदरूनी नाकामियां शामिल हैं। तो सवाल ये है कि ये राष्ट्र इस दर्दनाक मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे? ये टाइमलाइन हमें उस रास्ते पर ले जाती है। 1804 में हैती ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर इतिहास रचा और दुनिया का पहला आज़ाद ब्लैक नेशन बना। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इस आज़ादी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1825 में फ्रांस ने एक विनाशकारी इंडिपेंडेंस डेट थोप दिया। असल में ये गुलाम बनाए गए लोगों द्वारा अपने पूर्व मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी यानी खुद के खोने के लिए दिया गया मुआवजा था। इस कर्ज ने एक सदी से भी ज्यादा समय तक हैती की इकोनॉमी को पंगु बनाए रखा। फिर 1915 में अमेरिकी हमला हुआ। 2010 में भयानक भूकंप आया जिसने 2 लाख से ज्यादा जानें ले लीं। और हाल ही में 2021 में राष्ट्रपति की हत्या हुई, जिसने उस पावर वैक्यूम को पैदा किया जिसमें आज ये गैंग्स फल फूल रहे हैं। हर एक घटना एक नया गहरा घाव थी। ये सब हमें हमारी पड़ताल के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है, हिंसा का ये कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और उलझी हुई हैं। तो क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? क्या इसका कोई समाधान मुमकिन है? और यहीं पर सबसे परेशान करने वाला सवाल उठता है, तब क्या होता है जब वही सिस्टम, वही सरकार जिसका काम लोगों की रक्षा करना और न्याय देना है, खुद ही समस्या का एक एक्टिव हिस्सा बन जाए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग आखिर जाएं कहाँ? इस सवाल का जवाब यकीन मानिए एक गैंग लीडर के मुंह से आता है। उसका दावा है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि पुलिस ही उन्हें हथियार और गोलियां बेच रही है। उसके मुताबिक पुलिस के तथाकथित ऑपरेशंस असल में गैंग्स तक हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का एक बहाना होते हैं। ये दिखाता है कि करप्शन कितना गहरा है, जहां देश की सिक्योरिटी एजेंसियां ही हिंसा के चक्र को बढ़ावा दे रही हैं। और ये तुलना दिखाती है कि सिचुएशन कितनी निराशाजनक है। जब उसी गैंग लीडर से अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बुकेले की गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा कि ये अच्छा था। क्यों? क्योंकि अल साल्वाडोर में एक सरकार ने एक बेहतर और शक्तिशाली फोर्स का इस्तेमाल करके गैंग्स को कुचल दिया। लेकिन हैती में वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वजह यह है कि यहाँ सरकार और पॉलिटिकल एलिट्स का खुद गैंग्स को जिंदा रखने में फायदा है। गैंग्स का इस्तेमाल वोट हासिल करने, विरोधियों को डराने और अवैध कारोबार चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम एक खतरनाक और अंतहीन चक्र देखते हैं। राजनेता अपने फायदे के लिए गैंग्स को पालते हैं और उन्हें हथियार देते हैं। इससे गैंग्स समय के साथ और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आखिरकार वे इतने ताकतवर हो जाते हैं कि सरकार खुद ही उनके सामने घुटने टेक देती है।
और सत्ता के इस क्रूर खेल में आम लोग पिसते रह जाते हैं, जो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब वो संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी समाज को एक साथ रखने की होती हैं खुद ही बिखर जाती हैं और करप्शन में डूब जाती हैं, तो फिर एक देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? उन आम नागरिकों की जो पहले से ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ये एक ऐसा सवाल है जिसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है?